9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा घिनौना इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। Rape and murder of a junior doctor at Arjikar Medical College and Hospital in the West Bengal's capital. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज्यादा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता। 8 अगस्त के दिन एक सेकेंड ईयर की पीजी प्रोग्राम की स्टूडेंट अपने 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद सेमिनार हॉल रूम में जाती है आराम करने के लिए। सेमिनार हॉल रूम में जाने से पहले वो रात को करीब 11 बजे अपनी मम्मी को कॉल करती हैं और उनको कॉल में बताती हैं कि मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी राउंड पे जा रही हूँ, आप सो जाओ। फिर वो रात को करीब 2 बजे अपने 4 कॉलीग्स के साथ डिनर करती हैं। उन 4 कॉलीग्स में से 2 उसके साथ के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थे, एक इंटर्न था और एक हाउस स्टाफर था। डिनर करने के बाद करीब 3 बजे वो सेमिनार हॉल रूम में जाती है। इस सेमिनार हॉल कोई बहुत बड़ा रूम नहीं है, इसमें सिर्फ 30-40 लोग ही आ सकते हैं। एंड सेमिनार हॉल में अपनी लंबी शिफ्ट से थक कर वो सीधा सोने चली जाती है। एंड ये आखिरी टाइम था जब उस स्टूडेंट को किसी ने जिंदा देखा था। सुबह करीब 7:30 बजे उस स्टूडेंट की सेमिनार हॉल में डेड बॉडी मिलती है मल्टीपल इंजरीज के साथ। उन्हें 10 से भी ज्यादा इंजरीज आई होती हैं एंड उनके प्राइवेट पार्ट एंड आंखों से ब्लड भी आ रहा होता है। फिर सुबह करीब 10 बजे हॉस्पिटल से उसके पेरेंट्स को कॉल जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। ये बात सुनते ही मान लो उसके पेरेंट्स की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहुत बड़ा कुछ हो गया, यही हम लोग सोचा पहले जब कॉल आया। ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया। वो जल्द से जल्द अपने साथ के नेबर्स को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड हॉस्पिटल पहुंचते ही उनको अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए घंटों वेट करवाया जाता है। हम जब जाते हैं वहाँ उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। दोपहर को उसके फादर को मौका मिलता है कि अपनी बेटी की बॉडी देख सके एंड अपनी बेटी की बॉडी देखते ही वो पूरे टूट जाते हैं। वो देखते ही बता देते हैं कि मेरी बेटी ने कोई सुसाइड नहीं की बल्कि इसका रेप और मर्डर हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश भर में हंगामा शुरू हो गया। देश भर के सरकारी डॉक्टर स्ट्राइक पे उतर आए एंड इसी प्रेशर में आते हुए इस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। लेकिन रेजिग्नेशन के 9 घंटे के बाद ही सरकार ने इस प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में ड्यूटी भी लगा दी। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा एंड हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि इस प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ड्यूटी बिल्कुल नहीं मिल सकती, इस प्रिंसिपल को छुट्टी पर भेजो इमीडिएटली। तो पहले तो तुमने इस केस को सुसाइड का केस बनाकर दबाने की कोशिश करी एंड उस प्रिंसिपल को जिसने रेजिग्नेशन भी दे दिया उसको 9 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज में ड्यूटी भी दे दी। अब बात करते हैं इस केस के सस्पेक्ट के ऊपर। इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है संजय रॉय। संजय एक सिविल वॉलंटियर है जिसने 2019 में कोलकाता के पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था। यानी कोलकाता पुलिस के अंदर बिल्कुल नहीं आते, लेकिन खुद को ऐसे समझता था जैसे बहुत बड़ा पुलिस वाला हो। संजय के अगेंस्ट भी पहले भी काफी सारे पुलिस केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें से इसकी खुद की वाइफ ने पिछले ही साल इसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करी थी, जिसमें इसकी वाइफ ने कहा था कि इसको रेगुलरली असॉल्ट करता है। एंड उससे पिछले साल भी इसके अगेंस्ट सेम चीज के लिए पुलिस कंप्लेंट हुई थी। एंड संजय के खुद के घर वाले इसको एक डिस्ग्रेस बुलाते हैं। संजय की 2 बहनें हैं जिसमें से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है एंड एक सिविल वॉलंटियर है। वो भी संजय को अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री का सबसे बड़ा कलंक बुलाती हैं। एंड अगर हम उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बात करें तो संजय की ड्यूटी उस दिन इसी हॉस्पिटल में लगी हुई थी। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय सुबह के 4 बजे शॉर्ट्स पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने, कंधे पे ब्लूटूथ हेडफोन टांगे सेमिनार हॉल के बाहर घूमी जा रहा था। एंड सीसीटीवी फुटेजेस के अकॉर्डिंग जब संजय पहली बार इंसिडेंट की रात को हॉस्पिटल में घुसा तो उसने काफ़ी ज़्यादा दारू पी रखी थी। एंड रात के 11 बजते ही वो दोबारा हॉस्पिटल से निकला दारू पीने के लिए एंड सुबह 4 बजे वापस लौटा एंड सुबह सीधा सेमिनार हॉल में घुस गया जहाँ पे जो विक्टिम थी वो रेस्ट कर गई थी। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो इंसिडेंट हुआ ये सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुआ। एंड इंसिडेंट के बाद संजय बड़े ही कैजुअली पुलिस के बैरक्स में जाके सो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिमिनल जितना मर्जी शातिर क्यों ना हो, सबूत तो वो आखिर में छोड़ ही देता है। इससे भी वही हुआ।
दारू की नशे में अपना ब्लूटूथ डिवाइस सेमिनार हॉल में ही भूल गया। पुलिस को इसके बारे में तुरंत पता चलते ही उन्होंने अपनी टीम पुलिस के बैरक्स में भेजी, जहाँ पे घोड़े बेच के सो रहा था। एंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने तुरंत ही कन्फेस कर लिया कि यही क्रिमिनल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके से विक्टिम की बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज थी, वो अकेले बंदे का काम हो ही नहीं सकता। तो अब ये पता लगाना है कि संजॉय के साथ और कितने लोग थे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करी। बट ये ऐसा अकेला केस नहीं है जो भी रिसेंटली हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर साल 31,000 से भी ज्यादा रेप केस देखने को मिलते हैं, यानी डेली के 86 केसेस। एंड इनमें से तो कितने केसेस हैं जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते कि विक्टिम और उसकी फैमिली को लगता है कि उनकी सोसाइटी में बदनामी होगी। लेकिन इनका रूट कॉज है क्या? आखिर रेपिस्ट और क्रिमिनल्स का क्राइम करने से पहले माइंडसेट क्या होता है? ये जानने के लिए मधुमिता पांडे, जो एक रिसर्चर एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने तिहाड़ जेल जाके 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स का इंटरव्यू लिया। एंड उस रिसर्च में ये पता चला कि नंबर 1, सारे क्रिमिनल्स को कंसेंट का मतलब बिल्कुल नहीं पता। I am not a rapist. Yes, I had sex. I did not take consent for it, or what is consent? Or no, I was not sure that she was saying no. ये सिर्फ लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि जो जब मन में आया उन्होंने कर लिया। दूसरी बात ये पता चलती है कि मैक्सिमम क्रिमिनल्स की अपब्रिंगिंग एक वायलेंट सोसाइटी में हुई है, जहाँ पे उन्होंने बचपन से ही वुमेन्स के ऊपर असॉल्ट देखा है। तीसरी बात ये पता चलती है कि रेप करने के पीछे इनका कोई सेक्स का मोटिव नहीं होता, ये बस लड़कियों के ऊपर अपना पावर और कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं। People that I've spoken to, all of them, the underlying motivation was never sex. They were not sex hungry, they were not lusting over their victim. चौथी बात ये पता चलती है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उनमें से मैक्सिमम क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने रेप करके कुछ गलत काम किया है। वो उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज़्यादा। एंड इस केस में संदीप जोशी, जो कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी विक्टिम ब्लेमिंग ही की है। उनका कहना था कि किसी लड़की का रात को अकेले सेमिनार हॉल में जाना बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल है। ये तो वही बात हो गई कि अगर तुम सड़क पे गर्दन लेके घूमोगे तो क्रिमिनल तो गला काट ही देगा ना। मतलब इस बात का क्या लॉजिक है? पूरी की पूरी विक्टिम ब्लेमिंग ही चल रही है। एंड अब हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिस सेटअप में कोलकाता पुलिस ने शुरू से लेकर अब तक काम किया है, उससे ये पता चलता है कि कोलकाता पुलिस अब इस केस को हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए अब ये केस सीबीआई को जाता है। एंड सीबीआई से अब हमारी यही उम्मीद है कि वो एविडेंस टैंपरिंग को रोके एंड विक्टिम और उसकी फैमिली को जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाए। और ममता बनर्जी कहती हैं कि अब वो सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगी। प्रोटेस्ट किस लिए करेंगी? ताकि वो विक्टिम को जस्टिस दिला पाए। जस्टिस कैसे मिलेगा? सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो जस्टिस मिल जाएगा। यानी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो लिए हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर तो रही है, अब मैं सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करूंगी। ऐसे केसेस को आगे रोकने के लिए हमें क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दिलानी चाहिए। निर्भया केस की तरह दोबारा नहीं होना चाहिए कि हमें क्रिमिनल्स को पकड़कर उन्हें सजा दिलाने में 7 साल लग जाए, क्योंकि रेप केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% होता है एंड 73% केसेस में कोई कन्विक्शन नहीं होता। तो इसलिए हमें कोर्ट में फास्टर डिसीजन मेकिंग की सख्त जरूरत है। एंड इसी के साथ बचपन से ही हमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। कंसेंट के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए। बिकॉज इफ अ गर्ल सेज नो, इट ओनली मीन्स नो। तो ये प्रॉब्लम जड़ से तभी हटेगी जब हमारी सोसाइटी की सोच बदलेगी।